Hello dear student. Dear student, in this video I will discuss the topic different elements of symmetry present in a cubical unit cell from the chapter solid state. Dear student, although I am discussing this topic from the topic solid state, but this topic is also present in your chapter General Organic Chemistry, where we discuss the criteria of the optical activity. Dear student, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो इस चैप्टर का कुछ पार्ट, ये जो टॉपिक है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसका कुछ पार्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट द डिटेल वर्जन ऑफ दिस टॉपिक वी ऑलवेज डिस्कस इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। बेटा, इसी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बेस पे हम टोटल 14 ब्रेविस लैटिस को डिफाइन कर सकते हैं, बट वो टॉपिक अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल उसी पार्ट पे फोकस करना है जितना कि हमारे सिलेबस में है या फिर जितना कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स of symmetry. Different elements of symmetry. यहाँ पर हम लोग मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड वन इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, and the third one is the n-fold axis of symmetry. बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 4 टाइप की सिमेट्री पढ़ते हैं। वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और n-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। बट यहाँ सॉलिड स्टेट में हम लोग अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ते हैं। यहाँ हमें केवल 3 सिमेट्रियाँ पढ़नी है। फर्स्ट वन इज द plane of symmetry, center of symmetry and then last one n-fold axis of symmetry. So सबसे पहले देखते हैं कि plane of symmetry क्या होती है। So first one is the plane of symmetry. सो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये एक ऐसा इमेजनरी प्लेन होता है जो कि पूरे ही गिवन स्ट्रक्चर को, पूरे ही गिवन कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है वो एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, अगर हम ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करें, एक इमेजिनरी प्लेन लें और ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करें, तो ह्यूमन बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर एक्सटर्नली देखें तो लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट पार्ट की मिरर इमेज होता है। कुछ इसी तरीके से हमारे पास क्यूबिकल यूनिट सेल में भी है। हमें एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन लेना है जिस इमेजिनरी प्लेन से अगर हम उस गिवन ऑब्जेक्ट को कट करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और जो लेफ्ट पार्ट है वो हमेशा राइट पार्ट की मिरर इमेज आएगा। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड द बोथ द पार्ट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, दे आर अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो फर्स्ट वन जो है हमारे पास बेटा वो है रेक्टेंगुलर
प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कैसे मिलेगी हमें? तो इसके लिए पहले हम एक यूनिट सेल लेते हैं, एक क्यूबिकल यूनिट सेल जिसकी हर एक एज की जो डायमेंशन है वो है ए, स्मॉल ए। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें 4 अपोजिट एच सेंटर लेने हैं। एच सेंटर आपको पता है, एच सेंटर क्या होते हैं? मिडिल पॉइंट ऑफ द एच। मिडिल पॉइंट ऑफ द एच इज कॉल्ड द एच सेंटर। हमें 4 एच सेंटर लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर हम इन एच सेंटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो ये जो मैं प्लेन आपको दिखा रहा हूं, ये एक इमेजिनरी प्लेन है। और इस इमेजिनरी प्लेन को मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूं। तो बेटा इजीली आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का प्लेन है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट। और डिवीज़न के बाद वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाते हैं। तो बेटा ये जो प्लेन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो कि ऑब्जेक्ट को, क्यूबिकल यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट की मिरर इमेज आ जाती है। ओके, अब क्वेश्चन है बेटा कि कितने ऐसे प्लेन हो सकते हैं? तो बेटा इसका भी आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको सबसे पहले सोचना है कि कितनी एजेस होती हैं, हाउ मैनी एजेस वी हैव इन ए क्यूबिकल यूनिट सेल। तो आपको याद आएगा कि बेटा 12 एजेस होती हैं। अगर 12 एजेस हैं, हर एज के सेंटर, हर एज का एक सेंटर है, तो 12 एजेस हैं, 12 एज सेंटर हो गए। ओके, 12 एजेस हैं तो 12 एज सेंटर हो गए। और इस सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमने कितने एज सेंटर को एक साथ जोड़ा है? हमने 4 एज सेंटर को एक साथ जोड़ा हुआ है। तो जरा सोचिए कि अगर 12 एज सेंटर है और 4 एज सेंटर को जोड़ने पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, तो 4 एज सेंटर से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आई, तो 12 एच सेंटर के कंट्रीब्यूशन से कितनी सिमेट्री आनी चाहिए? दैट इज द 12/4। और इस तरह से हमारे पास इस तरीके की रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आएंगी वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 12/4, दैट इज द 3। एक डायग्राम से हम देख सकते हैं कि और कौन कौन सी हो सकती हैं। इनको जोड़ सकते हैं बेटा, इन वाले एच सेंटर को। ये भी हमारे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, और इसमें जो लोअर पार्ट है वो अपर पार्ट की मिरर इमेज होगा। एक और है, उसको भी देखते हैं। इस बार इन एजेस के सेंटर को लेते हैं।
तो बेटा फिर से हमारे पास एक प्लेन आता है जो कि पूरे क्यूबिकल यूनिट सेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप तीनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ दिमाग में रखिए। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो ये बेटा बहुत ही इजी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वी हैव 12 एजेस मीन्स 12 एज सेंटर। टू फाइंड आउट दिस rectangular plane of symmetry we have to use 4 edge center at the same time. So 4 edge center give one rectangular plane of symmetry, so that is why the 12 edge centers they can give 3 rectangular plane of symmetry. So आपको याद रखना है बेटा कि हमारे पास ये जो A टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये कितनी है, ये है 3। वी हैव 3 rectangular plane of symmetries. After that, next move to the next type of plane of symmetry. It is diagonal. Plane of symmetry. It is diagonal plane of symmetry we have. इसको कैसे फाइंड आउट करना है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगनली 2 अपोजिट एजेस को जोड़ना है। क्या करना है बेटा, डायगनली 2 अपोजिट एजेस को जोड़ना है। कैसे दिखते हैं? कोई भी 2 अपोजिट एजेस हमें चूज़ करनी है। सपोज़ मैंने जो चूज़ करी है वो ये वाली है और एक ये वाली है। इन 2 एजेस को जो कि डायगनली प्लेस हैं हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कर देते हैं। इन 2 एजेस को डायगनली कनेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्लेन आता है ये जो ब्लू प्लेन है, ये जो ब्लू कलर का प्लेन है हमारे पास, अगर आप देखें तो ये यूनिट सेल को 2 पार्ट में काटता है। ओके, इस तरीके की कुछ यूनिट सेल है हमारे पास, इस तरीके की कुछ यूनिट सेल है और मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया। तो क्या होगा, ये जो लोअर पार्ट है ये एग्जैक्टली अपर पार्ट की मिरर इमेज बन जाती है और ये पूरा यूनिट सेल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन आया बेटा कि कितनी ये हो सकती हैं इस तरह की सिमेट्री जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऑफ द बी टाइप, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाउ मैनी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री वी है? तो बेटा ये अगेन बहुत ही इजी है ट्रिक। आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अभी फिर से हमारे पास कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं और इस सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक टाइम पे 2 एजेस यूज़ करनी है। कितनी एजेस हैं बेटा हमारे पास, 12 एजेस हैं। और इस सिमेट्री को बनाने के लिए, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को बनाने के लिए एक बार में हमें 2 एजेस यूज़ करनी पड़ती हैं। तो 2 एजेस यूज़ करके एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आया, तो 12 एजेस यूज़ करके कितने आने चाहिए, करेक्ट 12 एजेस अगर हम यूज़ करते हैं तो 12 एजेस को यूज़ करने से हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। ओके, चाहे तो हम इसको शो कर सकते हैं, हम नाम रख सकते हैं 1 एज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार आप 4 और 10 को जोड़िए, एक बार 1 और 11 को जोड़िए, एक बार 2 और 12 को जोड़िए, एक बार 3 और 9 को जोड़िए। फिर नेक्स्ट टाइम 5 और 7 को जोड़िए, 6 और 8 को जोड़िए। आपके पास 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं जो कि डायगनली कनेक्ट होंगे। तो आपको याद रखना है बेटा कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं,
ये हैं हमारे पास 6। बी टाइप ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आर द 6। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिमेट्री है वो तो बहुत ही इजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी खूब पढ़ते हैं और ये एग्जैक्टली सेम है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द इमेजिनरी पॉइंट present inside the body. Remember, present inside the body, in the body, from where the similar group but oppositely placed, similar group but oppositely placed, they have the same distance. How? I will explain you with the example of the organic chemistry. So let's see. We have the cyclohexane, and on the cyclohexane, on the 1 position and on the 4th position, we have such kind of system. We can call this one as a cis. तो अगर मैं 2 सिमिलर ग्रुप को जोड़ता हूं A और B, तो ये जो लाइन है ये कभी भी बॉडी से पास ही नहीं करती, ये तो बाहर है। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ही नहीं है, इसमें केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जो ट्रांसफॉर्म है। अब बेटा क्या करते हैं, 2 सिमिलर ग्रुप को कनेक्ट करते हैं। ग्रुप ए कनेक्टेड विद द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज कनेक्टेड विद द ग्रुप बी। तो आप देखिए जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये जो मिड पॉइंट आया, ये जो पॉइंट है ये बॉडी के अंदर होगा। और फिर डेफिनेशन लगाते हैं, इट इज़ द इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी फ्रॉम वेयर सिमिलर बट अपोजिटली प्लेस्ड ग्रुप, सिमिलर बट अपोजिटली प्लेस्ड ग्रुप, दे हैव द सेम डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x ही होगा। मतलब अपोजिटली प्लेस्ड है, सिमिलर ग्रुप है और दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं इस पॉइंट के अबाउट। सिमिलरली फॉर द बी ग्रुप्स आर आल्सो oppositely placed, similar group but they are placed oppositely, and ये जो डिस्टेंस है y और ये जो डिस्टेंस है y, ये हमेशा इक्वल ही होगी। तो इस तरीके के सेंटर को, जो कि बॉडी के अंदर है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब एक क्यूबिकल यूनिट सेल में इसको देखते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि हर कॉर्नर पे एक पार्टिकल हो सकता है सिंपल यूनिट सेल का, तो हम क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को डायगोनली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमें पॉइंट मिलता है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली सेम है। तो ये सिमिलर ग्रुप हो गए और डायगोनली अपोजिटली प्लेस्ड हैं, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। तो ये जो हमें बॉडी सेंटर मिला, हमें पता है सॉलिड स्टेट की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। तो ये जो हमें बॉडी सेंटर मिला है, इसी को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। और ऐसे कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री होंगे, एक बॉडी में एक ही बॉडी सेंटर होता है और वो बॉडी सेंटर ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने हैं हमारे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज
1. We have one center of symmetry in the cubical unit shell. अब इस सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद जो नेक्स्ट सिमेट्री है उसको हम बोलते हैं एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. एन फोल्ड एक्सिस ऑफ symmetry, or it is also called CN axis of symmetry. इस एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में देखते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमें पहले एक इमेजिनरी एक्सिस चूज़ करनी होती है. मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर में आपको एक इमेजिनरी एक्सिस चूज़ करनी होगी. और फिर क्या करना होगा, उस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट आपको मॉलिक्यूल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से घुमाना होगा. और अगर फिर से सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता है एक से ज़्यादा बार, और अगर फिर से सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता है एक से ज़्यादा बार, तो हमारे पास वहाँ पे एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है. We have to choose one axis, and along this axis we have to rotate the molecule by a particular angle. And if the same structure appear more than one times, then we can have the n-fold axis of symmetry in this compound. So प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और फिर हम लोग इसको आके सॉलिड स्टेट में देखते हैं. तो इसके लिए मैं सबसे पहले मॉलिक्यूल लेता हूँ CH4. ये हमारे पास बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है CH4, और इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई हैं, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये 3 एटम बोल्ट के प्लेन में हैं. और ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर आता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के अंदर जाता है. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक्सिस चूज़ करनी है. मैं फ्री हूँ, कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ. तो आई विल चूज़ दिस एक्सिस. I have chosen this axis, and then I rotate the molecule by the angle of the 120. I rotate the molecule by the angle of the 120. 120 रोटेशन से क्या होगा बेटा कि जैसे देखिए, अगर हम मानते हैं कि ये रेड वाला हाइड्रोजन बोल्ट के प्लेन में है और ये ब्लू वाला जो है ये बोल्ट के प्लेन के बाहर है, लेकिन जब हम इसको 120 रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो रेड वाला है ये पीछे चला गया और ये जो ब्लू वाला है ये बोल्ट के प्लेन में आ गया. इसी तरीके से अगर ये ब्लू जो है ये पीछे वाला है और अगर ये जो रेड है ये फ्रंट वाला है, और इस मॉलिक्यूल को हम 180 रोटेट करते हैं, तो क्या होता है बेटा, ये जो पीछे वाला है 120 रोटेट करके आगे आ जाता है, और ये जो आगे वाला है जो फ्रंट में है जो प्लेन से बाहर आता है ये 120 रोटेट करके मॉलिक्यूल प्लेन में आ जाता है. तो आप देखिए, एक बार जो हमने एक्सिस चूज़ करी है उसमें एक बार 120 घुमाने से हमें एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये वाला हाइड्रोजन
पीछे होगा और पीछे वाला हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। तो सेम स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व मोर देन वन टाइम। तो यहाँ पे एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, बट कितने एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री इज द टोटल एंगल, एंड कितने एंगल से हमने इसको रोटेट किया है 120, तो क्या आता है बेटा, यहाँ पे आ जाता है 3। सो इसको हम बोलते हैं 3 फोल्ड एक्सेस of symmetry. It is called as three-fold axis of symmetry, or it is also called C3 axis of symmetry. It is also called C3 axis of symmetry. फिर इसी CH4 में एक दूसरी चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे। H हाइड्रोजन बाहर, एंड ये जो हाइड्रोजन है ये बोल्ट के प्लेन के पीछे है। इस बार स्टूडेंट जो एक्सिस चूज करते हैं वो कुछ ये है, ये वाली एक्सिस लेते हैं, और अब हम इस मॉलिक्यूल को 180 रोटेट करते हैं 180 डिग्री से। तो बेटा इस बार क्या होने वाला है कि जैसे ये ब्लैक वाला सपोज करिए हाइड्रोजन ऊपर है और ये जो रेड वाला है ये नीचे है, और दोनों सेम प्लेन में, लेकिन जब हम इसको 180 रोटेट करेंगे तो ब्लैक वाला रेड वाले की जगह आ जाएगा और रेड वाला ब्लैक वाले की जगह आ जाएगा। 180 घुमाने से ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को देखते हैं, सपोज करिए रेड आगे है और ब्लैक पीछे है, रेड वाला आगे है और ब्लैक वाला पीछे है, 180 घुमाते हैं। तो 180 घुमाने से क्या हुआ बच्चों, जो हमारे पास पीछे था ब्लैक वो आगे आ गया और जो आगे वाला है वो पीछे चला गया, मतलब कि सेम स्ट्रक्चर दोबारा से हमें देखने को मिल जाता है। तो इस बार ये कितने फोल्ड होगा देखते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 180, और ये हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाती है। इसको हम चाहें तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इस बार मैं लेता हूं NH3 का एग्जाम्पल। NH3 की शेप पता है आपको बेटा, ये जो शेप है इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। इसमें भी सेम ही शेप होती है लगभग, बस एक हाइड्रोजन की जगह एक लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाता है और 109.28 मिनट से 107 हो जाता है। इसमें भी एक इमेजिनरी एक्सिस चूज़ करते हैं। इस बार मैं जो एक्सिस चूज़ करता हूँ वो ये वाली है, जैसे कि CH4 में करी थी ये वाली। और अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही चुका होगा कि अगर मैं इसको 120 रोटेट करता हूँ तो क्या होगा बेटा, ये जो बाहर हाइड्रोजन है, जो बाहर वाला हाइड्रोजन है, ये 120 घूम के प्लेन में आ गया, जो प्लेन में है वो 120 घूम के पीछे चला गया, और जो पीछे था वो 120 घूम के आगे आ गया। मतलब कि हमें सेम स्ट्रक्चर दोबारा से देखने को मिल जाता है। तो अगेन इसको चेक करते हैं, इसको कितना फोल्ड बोलना चाहिए। तो फार्मूला हमें पता है, टोटल एंगल 360 कितने एंगल से घुमाया था, 120 से घुमाया था। तो ये हमारे पास 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का केस आ जाता है। मतलब इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि CH4 में हमारे पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, NH3 में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती होगी। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है बेटा। वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और शेप होती है B शेप, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो एंगल होता है वो होता है 104.5। तो इसमें क्या होगा बेटा, हम मानते हैं
कि ये जो दो लोन पेयर हैं ये बोर्ड के प्लेन पे हैं, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से बाहर होगा और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर होगा। इस बार भी एक एक्सिस चूज करते हैं। इस बार जो मैंने एक्सिस चूज की वो ये वाली है और इसके अबाउट मैं इस मॉलिक्यूल को 180 रोटेट करता हूं, तो आपको पता चलेगा कि 180 रोटेशन के साथ ही ये जो ऊपर वाला लोन पेयर है ये 180 घूम के नीचे आ गया और नीचे वाला लोन पेयर 180 घूम के ऊपर चला गया। जो पीछे वाला हाइड्रोजन है ये 180 रोटेशन के बाद बाहर, और जो बाहर वाला हाइड्रोजन है वो 180 रोटेशन के बाद अंदर पहुंच जाता है। तो कितना फोल्ड हो जाएगा, अब तक आपको पता है कि इट इज़ 360 बाई 180। सो इट इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्री। It is the example of two-fold axis of symmetry or C2 axis of symmetry. Next example जो देखते हैं, आपको याद होगा बेटा कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बेसिक क्रिस्टल सिस्टम आता है हेक्सागोनल, जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है। ओके, ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इज इक्वल टू 120 होता है, और ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी होता है। तो वो ही हम देखते हैं किस तरीके से हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल आती है। हेक्सागोनल यूनिट सेल कुछ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है और इसमें हम क्या करते हैं, एक ये ऊपर वाला फेस सेंटर और एक ये जो नीचे वाला फेस सेंटर है, इनको मिला के एक एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारी एक्सिस हो जाती है और इस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को केवल 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो 60 डिग्री रोटेशन से होगा क्या, अगर आप देखिए तो इनिशियली हमारी आंखों के सामने इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव दिस ग्रीन प्लेन। ये जो ग्रीन प्लेन है ये हमारी आंखों के सामने होगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, अब ये जो साइड वाला प्लेन है, ये जो ब्लू प्लेन है, ये जो ब्लू प्लेन है ये ब्लू प्लेन रोटेट होके हमारी आंखों के सामने आ जाता है और फिर से हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो इस बार देखते हैं कि इसमें कितने फोल्ड आते हैं। तो फिर से हमें पता है क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय कितने एंगल से घुमाया, 60। तो कितना आ जाता है ये हमारे पास 6 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्री, 6 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्री आ जाता है, या फिर C6 एक्सेस ऑफ सिमिट्री हमारे पास आ जाता है एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में। अब इन्हीं एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्रीज को हम लोग चेक करते हैं कि क्यूबिकल यूनिट सेल में कितनी हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं और कहाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए फर्स्ट टाइप की जो हमारे पास सिमिट्री है उसको हम बोलते हैं 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्री, और आपको पता है इसको C4 एक्सेस ऑफ सिमिट्री भी कहा जा सकता है। ये सिमिट्री कहाँ मिलती है, पहले एक क्यूब बनाते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल बनाते हैं, और इस बार
क्या करते हैं बेटा कि ये जो टू अपोजिट फेस सेंटर्स हैं, जो ये टू अपोजिट फेस सेंटर हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं। एक इमेजिनरी एक्सिस चूज करते हैं यहां पे, और इस एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो उससे हुआ क्या देखते हैं। देखिए ये एक फेस सेंटर है ये वाला, और ये वाला पॉइंट भी एक फेस सेंटर है। मेरी दो उंगलियां कहाँ पे हैं, ये फेस सेंटर्स पे हैं, और अगर इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास सेम एक्सिस आएगी। अब इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। अभी ये वाला फेस है हमारी आंखों के सामने, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये वाला फेस आ जाता है, सेम स्ट्रक्चर। फिर से 90 घुमाते हैं, ये वाला फेस आ जाता है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर। और फिर से 90 डिग्री घुमाते हैं तो फिर ये वाला प्लेन आ जाता है, जो कि फिर से सेम शेप सेम स्ट्रक्चर शो करता है। तो इस बार हमारे को कितना एंगल घुमाने के बाद मिला, ये 90 डिग्री घुमाने से मिला। तो कैसे हम 4 फोल्ड बोलते हैं देखते हैं इसको। 360 degree by 90 degree, and this will come as 4, so that is why it is called 4-fold axis of symmetry. अब ये कितनी हो सकती हैं, तो बहुत सारे बच्चों को अब तक ट्रिक पता चल गई होगी, और नहीं पता चली है तो फिर से देखते हैं। एक क्यूबिकल यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट एंड बैक। 6 फेस हैं यहाँ पे हमारे पास। और इस सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 2 फेस सेंटर लिए। 6 फेस हैं, 6 फेस सेंटर हैं। ओके 6 फेस हैं तो 6 ही फेस सेंटर होंगे। तो 2 फेस सेंटर को जोड़ते हैं। एक बार में इसको फाइंड आउट करने के लिए कितने फेस सेंटर यूज किए, 2। 2 फेस सेंटर से एक 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई। तो 6 फेस सेंटर से कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए, करेक्ट। तो हमारे पास अगर 2 फेस सेंटर को यूज करके 2 फेस सेंटर, व्हेन वी यूज द 2 फेस सेंटर्स वी हैव द 1 4-fold axis of symmetry. So what about the 6? If we use the 6 face centers, then how many 4-fold axis of symmetry we have? Correct. We will have 3-fold, 3 number of. We can write number of C3 or number of C4. Or we can also write the 4-fold number of C4 axis of symmetry. How many we have? Number of 4-fold axis of symmetry or C4 axis of symmetry are the 3. Okay student, 2 फेस सेंटर को यूज करके एक आती है, तो 6 फेस सेंटर को यूज करने से 3 आएंगी। इसके बाद the next one which we have is the 2-fold axis of symmetry. 2-fold axis of symmetry. इसके लिए भी फर्स्ट एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, एक यूनिट शेल बनाते हैं, क्यूबिकल यूनिट शेल। और आपको बताया था मैंने बेटा कि पहले हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी एक्सिस चूज करनी है। एक इमेजिनरी एक्सिस को चूज करना है और उस इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से घुमाना है। अगर सेम शेप फिर से अपीयर होती है तो हमारे पास वो एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इस बार मैं क्या करता हूँ बेटा, 2 अपोजिट एच सेंटर को कनेक्ट करता हूँ। 2 अपोजिट एच सेंटर को
कनेक्ट करते हैं इस बार, और दो अपोजिट एच सेंटर को कनेक्ट करने से एक हमारे पास एक्सिस आती है कुछ इस तरह से, और इस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को 180 एंगल से घुमाते हैं। तो क्या सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखो बेटा कि मैंने एक ये एच सेंटर है, मेरी उंगली एच सेंटर पे है और ये दूसरी उंगली भी एच सेंटर पे है। अब इस एक्सिस के अबाउट मैं मॉलिक्यूल को 180 घुमाऊंगा और देखते हैं क्या सेम स्ट्रक्चर आता है। ये देखिए मॉलिक्यूल 180 से घूम गया और आपके पास फिर से सेम स्ट्रक्चर ही आता है। फिर से घुमाते हैं 180 से, फिर से देखिए सेम स्ट्रक्चर आया। तो 180 घुमाने के बाद अगर हम दो अपोजिट फेस सेंटर को कनेक्ट करते हैं, सॉरी दो अपोजिट एच सेंटर को कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास डायगोनल आता है उसके अबाउट अगर हम मॉलिक्यूल को, उसके अबाउट अगर हम ऑब्जेक्ट को 180 से घुमाते हैं, तो 180 से घुमाते ही हमें क्या मिलता है? एक टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री वहाँ पे मिल जाता है। देखते हैं कैसे। 360 इज द टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 180, तो कितना आया? 2। सो इसको हम टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। अच्छा, इसमें हमें देखना है कि कितनी टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितने एच सेंटर हमने यूज़ किए हैं। ये वाली जो सिमेट्री आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए मैंने 2 एच सेंटर यूज़ किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कितनी एजेस हैं हमारे पास? 12, और हर एक एच पे एक एच सेंटर होगा। तो 12 एजेस हैं, तो 12 एच सेंटर्स भी हुए। और इस सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए 2 एच सेंटर यूज़ कर लिए। तो अगर 2 एच सेंटर से एक सिमेट्री आती है तो 12 एच सेंटर से कितनी सिमेट्री आएंगी? करेक्ट, इट इज़ द 6। सो नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री और C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री और C3 टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री और C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर द 6। इसके बाद जो लास्ट वन है वो है हमारे पास C टाइप। इट इज द C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और आपको पता है इसको 3 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहा जा सकता है। इसके लिए क्या करना है? हमें फिर से एक यूनिट सेल बनानी है, क्यूबिकल यूनिट सेल। और इस बार क्या करना है बच्चों कि हमें 2 अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ना है, बॉडी डायगोनल को जोड़ना है, एक बॉडी डायगोनल बनाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 2 अपोजिट कॉर्नर्स को लेता हूँ, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला। इनको कनेक्ट करते हैं एक बार। इनको कनेक्ट कर दिया, और ये जो रेड लाइन है, ये आपको पता होगा, यही रेड लाइन बॉडी डायगोनल है। ओके, और अब इस रेड लाइन के अबाउट इस स्ट्रक्चर को मैं 120 रोटेट करता हूँ।
तो क्या हमें एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या फिर सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? एक बार देखते हैं फिर से। देखिए बेटा, एक ये कॉर्नर और एक अपोजिट कॉर्नर ये मैंने जोड़ लिया। अब ये जो मेरी दो उंगलियां हैं ये एक्चुअली बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट करती है। अगर इन दोनों को मैं एक लाइन से मिलाऊं तो ये बॉडी डायगोनल होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉर्नर से 3 लाइन जाती हैं, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। अब इसके अबाउट मैं इस मॉलिक्यूल को 120 घुमाता हूँ। 120 देखिए आप, 120। पहले ये वाली लाइन थी मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने ये वाली लाइन थी, लेकिन 120 घुमाते ही अब ये वाली लाइन आपकी आंखों के सामने आ जाती है। फिर से 120 घुमाया, सेम स्ट्रक्चर, फिर से 120 घुमाया, सेम स्ट्रक्चर, फिर से 120 घुमाया, सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ अगर हम इस मॉलिक्यूल को 120 रोटेट करते हैं अलोंग द बॉडी डायगोनल, सो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हमें फिर से देखने को मिल जाता है। तो पहले देखते हैं ये C3 क्यों है, 3 फोल्ड क्यों है। तो 360 डिवाइडेड बाय 120, इट इज द 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज द 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। अब कितनी हो सकती हैं एक यूनिट सेल में, कितनी 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? उसके लिए ट्रिक क्या है बेटा, एक 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 कॉर्नर चूज किए हैं। एक C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 कॉर्नर चूज किए हैं। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं? टोटल कॉर्नर होते हैं 8। 2 कॉर्नर से एक C4 आया, C3 आया, 2 कॉर्नर से एक C3 आया, एक 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई 2 कॉर्नर यूज करने से। तो 8 कॉर्नर्स को यूज करने से कितने आएंगे? करेक्ट, इट इज 4। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको पता होगा कि एक क्यूब में, एक क्यूबिकल यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और ये जो सिमेट्री मिलती है ये बॉडी डायगोनल के अबाउट ही मिलती है। सो हाउ मैनी नंबर ऑफ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी नंबर ऑफ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वी हैव? इट इज 4। तो यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इनके नंबर कि कितने हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, डायगोनल मैंने कितने बताए? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 3, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 6, बॉडी सेंटर दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, एंड 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 एंड C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4। सो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वी हैव इन ए क्यूब। तो कैसे? आपको याद होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? रेक्टेंगुलर 6, रेक्टेंगुलर 3, डायगोनल 6, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 एंड C3 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द 4। सो इनको ऐड करते हैं, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 10 23। So in a cube we have total 23 elements of symmetry. Remember student, in a cube we always have 23 elements of symmetry. This is all from my side for this video. Again we will meet in my next video. For the time, thank you and goodbye student.